वेलकम स्टूडेंट, कैसे आप सब। चलिए, तो हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है जैव तकनीकी सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं अर्थात प्रक्रम, है ना। तो ये 12th बायोलॉजी का है, ये पार्ट 2 है चैप्टर 11th का, है ना। ये 12th बायोलॉजी, ओके। तो वहाँ पर हम लोग पढ़े थे जीन पुनर्जनन तकनीक के औजार मतलब उसका उपकरण, है ना। और उपकरण क्लियर हो गई थी, और उपकरण के जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं उसी पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया। हम लोग पढ़े थे पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी औजार, है ना। अब चलेंगे हम लोग पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया, है ना। मतलब पुनर्योजन डीएनए तकनीक के क्या बोलेंगे हम लोग, चरण। तो कैसे पुनर्योजन डीएनए तकनीक के फलस्वरूप किसी जीव से इच्छित डीएनए को निकालकर दूसरे जीव में कैसे ले जाया जा सकता है, वो पूरा का पूरा प्रक्रिया आज क्लियर कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक की प्रक्रिया का पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है आपका वांछित जीन या डीएनए खंड प्राप्त करना। मतलब अच्छा, पहले तो ये प्रक्रिया आपको क्लियर कर लेना है कि पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी ही है क्या। वो पहले टॉपिक पहले पार्ट में मैंने क्लियर करवा रखी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी देता हूँ कि कोई वांछित जीव है, उस वांछित जीव से अपने को निकालना है डीएनए। क्या निकालना है? डीएनए या कोई भी जीन, आनुवंशिक पदार्थ, है ना। और इसको किसी वेक्टर के माध्यम से किसी अन्य पोषक में ले जाना है। अब इसके लिए जो तकनीकी का यूज़ किया था उसी को हम बोलते हैं पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी, ठीक है। अब कैसे ले जाना है इसी को समझना है। चलिए, तो पहला पॉइंट आता है आपका कि वांछित जीन या डीएनए खंड प्राप्त करना, ओके। तो सबसे पहले देखिए कि वांछित बाहरी जीन दाता कोशिकाओं से प्राप्त डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से काट कर प्राप्त किया जाता है। मतलब जो हमको डीएनए प्राप्त करना है, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आणविक कैंची बोलते हैं उसको, ठीक है। इसी से हम लोग काट कर प्राप्त करते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग को डीएनए प्राप्त करना है तो अब लिखना डीएनए टू बी क्लोन, है ना, CLONE क्लोन्ड DNA टू बी क्लोन्ड, है ना। अब क्या होता है देखना कि वांछित बाहरी जीन दाता कोशिकाओं से प्राप्त डीएनए को, इस बाहर का जो यहाँ पर कोशिका बनाया मैंने, है ना, ये बाहर की कोशिका है, इसी से हमने को क्या प्राप्त करना है, डीएनए प्राप्त करना है ना। तो वांछित बाहरी जीन दाता कोशिकाओं से, दाता कोशिका जो देता है वो, है ना, दाता कोशिकाओं से प्राप्त डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटकर प्राप्त किया जाता है। मतलब इस कोशिका से हमको क्या प्राप्त करना है, डीएनए प्राप्त करना है ना। तो डीएनए प्राप्त करना तो क्या करना पड़ेगा, इसमें डीएनए खंड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटकर हम लोग प्राप्त करेंगे, है ना। इस हेतु आरएनए से प्राप्त जीन का उपयोग भी किया जाता है। मतलब आरएनए से जो प्राप्त जीन है ना, उनका भी उपयोग किया जा सकता है, ओके। इस जीन को पैसेंजर डीएनए अथवा दाता डीएनए कहते हैं। मतलब जो जाता है, पैसेंजर है जो जाता है, मतलब यहाँ से जो डीएनए हम लोग ले जाएंगे वो जाएगा, मतलब वो कौन सा कहलाएगा, पैसेंजर डीएनए कहलाएगा, ओके। अब ये तो प्राप्त हो गया, हमको कैसे प्राप्त करना है ये क्लियर हो गया कि हमको क्या करना है, किसी भी वांछित जो कोशिका होता है उस कोशिका से जीन प्राप्त करना है, तो हमको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से उसको काट कर बाहर कर देते हैं। ये तो हो गया, ठीक है। आगे का जो चित्र है वो इस सेकंड टॉपिक पर क्लियर हो जाएगी, लेकिन इसके पहले देखिए, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया आपको। इस पॉइंट में क्या करना है कि वांछित जीन डीएनए को प्राप्त करना, वांछित जीन या डीएनए को प्राप्त करना, मतलब किसी भी कोशिका से हमको कोई डीएनए प्राप्त करना है। क्यों? उसको पुनर्योजन डीएनए बनाने के लिए। और पुनर्योजन डीएनए को किसी दूसरे पोषक में ले जाते हैं, तो हम लोग क्लियर जानते हैं, है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, डीएनए प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, डीएनए प्राप्त हो जाएगा, ओके। लेकिन इस डीएनए को अभी हम लोग क्या करवाएंगे, प्रवर्धित करवाएंगे, अर्थात प्रवर्धन कराएंगे, मतलब उसको बढ़ाएंगे। जो डीएनए हमको प्राप्त हुआ है उस डीएनए को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पोषक कोशिका के आधार पर उसको थोड़ा विकसित करना पड़ेगा। तो विकसित करने के लिए एक तकनीक है जिसका नाम है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
पीसीआर तकनीक के माध्यम से किसी भी डीएनए का प्रवर्धन की प्रक्रिया को समझाइए। ये आपका क्वेश्चन बनेगा और इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, ये इस वीडियो के जस्ट बाद बताऊंगा, क्योंकि वांछित या डीएनए खंड को प्राप्त करने के बाद ना उसको क्या करना पड़ता है, उसको प्रवर्धित करना पड़ता है। तो कौन सी तकनीक के माध्यम से? पीसीआर तकनीक के माध्यम से प्रवर्धित करना पड़ता है। लेकिन हमारा मेन पॉइंट कौन है? पुनर्योगा डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया को पहले देखना है, उसके बाद उसके अंतर्गत पीसीआर आएगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। ओके, चलिए, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट में चलते हैं, उपयोगी वाहक का चयन। चलिए, अभी ये वाला जो चित्र बना है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में दीजिए, है ना। अभी ये हमको क्या प्राप्त हो गया? डीएनए। चलो ठीक, कैसे प्राप्त हुआ मैं आगे बताऊंगा, है ना। अब इस डीएनए को किसी पोषक कोशिका में ले जाना है, माना जाए किसी को पोषक कोशिका में क्या करना है? ले जाना है। यहाँ पर बताया मैंने कि जो पुनः डीएनए बनेगा, पहले डीएनए निकालेंगे, उसके बाद हम लोग उसको क्या बनाएंगे? पुनर्योगज डीएनए, और उसी पुनर्योगज डीएनए को किसी पोषक कोशिका में ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक ले जाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? किसी वाहक का यूज़ किया जाता है, ले जाने वाला, है ना। तो उपयोगी वाहक का चयन। हाँ, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की उपयोगिता एवं आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। ओके, ये तो बच्चे भी जानते हैं ना। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो उपयोगिता है और आवश्यकता है वो अलग अलग होती है। इसके अनुरूप बाहरी जीन को ढोने के लिए, मतलब जो बाहरी जीन हम लोग ले जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे ना, तो बाहरी जीन को ढोने के लिए, ढोना मतलब उसको ऊपर में रखना, ढोना, ठीक है। ढोने के लिए सही प्रकार के प्लाज्मिड या कास्मिड आदि का चयन कर लेते हैं। ये प्लाज्मिड और कास्मिड कौन है? यही तो आपका क्या है? वाहक है। यहाँ पर कोष्टक में लिख लीजिएगा वाहक। ओके, ये हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग है, वहाँ आवश्यक उपयोगिता एवं आवश्यकता अलग अलग होती है आनुवांशिक अभियांत्रिकी का, जी, है ना। इसके अनुरूप किसी बाहरी जीन को ढोने के लिए सही प्रकार का प्लाज्मिड एवं कास्मिड आदि का चयन कर लेते हैं ले जाने के लिए। पहला पॉइंट में क्या हुआ? पहला पॉइंट में हमको क्या प्राप्त हुआ? डीएनए प्राप्त हुआ, है ना। और डीएनए को हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा प्रवर्धित करेंगे, है ना। और प्रवर्धित करेंगे तब उसको क्या करेंगे? ले जाएंगे, है ना। ओके, अब चयन कर लिए हम लोग, वाहक का चयन कर लिए, है ना। अब उस वाहक के ऊपर अपने को क्या करना है? उस डीएनए को जोड़ना है। जो डीएनए हम लोग बाहर से यहाँ से प्राप्त किए ना किस कोशिका से, उसको हमको किसके साथ जोड़ना है? वाहक के साथ। वाहक के साथ जुड़ेगा तभी तो जाएगा ना दूसरे कोशिका में। ओके, तीसरा पॉइंट में हम लोग चलते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका बाहरी जीन तथा वाहक को जोड़ना। पहले पॉइंट में क्या हुआ था? बाहरी जीन को प्राप्त किए थे। दूसरा पॉइंट में वाहक का चयन किए थे। अब उसी दोनों को जोड़ना है, बस इतना ही है ना, थोड़ा सा, है ना। तो सबसे आप बना लीजिए यहाँ पर वांछित डीएनए। क्या बना दी? इसको आप क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर देते हैं। वांछित डीएनए, कौन सा डीएनए है? वांछित डीएनए, है ना। अब वांछित डीएनए प्राप्त हो गया है। अब इस वांछित डीएनए को करना क्या है? देखिए ध्यान से, है ना, कि इस वांछित डीएनए को वाहक डीएनए के साथ जोड़ना है अपने को, है ना। तब क्या होता है इसमें समझना है आपको कि इसके लिए वाहक डीएनए का उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड से अभिक्रिया कराते हैं जिसकी सहायता से बाहरी जीन प्राप्त किया गया था। पहले पॉइंट में हमने बाहरी जीन, वांछित जीन प्राप्त किया था, बाहरी जीन प्राप्त किया था। ये जो बाहरी जीन प्राप्त किया था किसके माध्यम से किया गया था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड के माध्यम से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से हमने वांछित डीएनए प्राप्त किया था किसी कोशिका से, है ना। तो अभी क्या करना है कि अभी ये जो वाहक है उसको इसके साथ जोड़ना है। तो क्या करना पड़ेगा? इस वाहक को उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड के साथ क्रिया करवाएंगे पहले, है ना, जिससे क्या प्राप्त हुआ था? वांछित डीएनए प्राप्त हुआ। जिसके सहायता से क्या प्राप्त हुआ था? वांछित डीएनए प्राप्त। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से वांछित डीएनए प्राप्त हुआ था ना। अतः ये वाहक है, वाहक को भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अभिक्रिया करवाना पड़ेगा जिससे वांछित डीएनए प्राप्त किया गया था, अर्थात जिसके सहायता से वांछित डीएनए प्राप्त किया गया था। क्लियर हो रही बात मेरी कि हमने वांछित डीएनए प्राप्त किया किसी कोशिका से, किसके माध्यम से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से। तो उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने वांछित डीएनए प्राप्त किया था, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को किससे साथ? वाहक के साथ फिर अभिकृत कराएंगे। ओके, तो यही बोला जा रहा है कि इसके लिए वाहक डीएनए का, जो वाहक डीएनए है, इसके लिए वाहक डीएनए का उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अभिक्रिया कराते हैं जिसकी सहायता से बाहरी जीन प्राप्त किया गया है। इस प्रकार वाहक के वलयाकार डीएनए अणु, है ना, इस प्रकार वाहक के वलयाकार डीएनए, इसका जो वाहक है उसका वलयाकार डीएनए अणु है वह रैखिक डीएनए में बदल जाते हैं, मतलब लिंकर डीएनए में बदल जाते हैं। इसका नाम है लिंकर डीएनए। क्या हो गया इसका नाम? लिंकर डीएनए। इसके जो अणु है ना, वलयाकार अणु हैं, वो रैखिक डीएनए में बदल जाते हैं ना। अब वाहक तथा बाहरी दोनों डीएनए को, ये वाहक है। अब वाहक तथा बाहरी दोनों डीएनए को, ये बाहरी, ठीक है,
ये वाहक डीएनए और ये बाहरी डीएनए, ठीक है। अब वाहक तथा बाहरी दोनों डीएनए को, बाहरी दोनों डीएनए से मतलब ये बोल रहा है कि केवल बाहरी डीएनए है ना, दोनों किसको बोल रहा है, वाहक डीएनए को बोल रहा है ना, बाहर में आया 2 डीएनए नहीं बोल रहा है ना, कि अब वाहक तथा बाहरी दोनों डीएनए को डीएनए लाइगेज के साथ, इन दोनों को किसके साथ, डीएनए लाइगेज है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं डीएनए लाइगेज, ठीक, ओके। तो अब वाहक तथा बाहरी डीएनए दोनों डीएनए को डीएनए लाइगेज के साथ उचित तापक्रम में रखने पर ये देखिए दोनों जुड़ गया, तब यहाँ पर बनेगा आपका क्या बनेगा, ये वांछित डीएनए, ठीक है। और ये वेक्टर, तो वेक्टर का चित्र मैं बना देता हूँ, ये वेक्टर है मान जाए, वाहक है ना, और इसमें जो छोटा सा जुड़ता है वो आपका है वांछित डीएनए। तो ये जो डीएनए प्राप्त होगा वो कहलाएगा आपका पुनर्योजित डीएनए, है ना, ये आपको प्राप्त हो गया पुनर्योजित डीएनए। चलिए, तो आपका चौथा नंबर का जो पॉइंट आता है, वो चौथा नंबर का पॉइंट आता है पुनर्योजित डीएनए का पोषक कोशिका में स्थानांतरण। अब देखिए पॉइंट ये है कि हमारे पास एक कोशिका था जहाँ से हम लोग निकाले डीएनए, क्या निकाले, डीएनए। उस डीएनए को हम लोग किसके साथ जोड़े, वाहक के साथ जोड़े, तो क्या बन गया वो पुनर्योजित डीएनए। अब इसी पुनर्योजित डीएनए को किसी दूसरे कोशिका में पहुंचाना है, वही को समझना है आपको कि पुनर्योजित डीएनए का पोषक कोशिका में स्थानांतरण कैसे स्थानांतरण करते। देखिए, इस चरण में पुनर्योजित डीएनए को आवश्यकतानुसार उचित पोषक कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है ना। इसके लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग में लाई जाती हैं। बहुत सारी विधि हैं, मतलब क्या है, पुनर्योजित डीएनए बन गया है ना, उसी को पोषक कोशिका में ले जाना है निपुणता स्थापित करके। चलिए, तो इसके बहुत सारी क्रिया, उसमें से एक रूपांतरण है, दूसरा ट्रांसडक्शन है, वाहक रहित डीएनए का जीन स्थानांतरण है। ये सब प्रक्रिया है किसका, किसी पुनर्योजित डीएनए को किसमें पहुंचाना, पोषक कोशिका में पहुंचाने के लिए, ओके। उसमें से एक का मैं डिटेल कर रहा हूँ, ट्रांसडक्शन का, है ना। इसमें जीन अथवा डीएनए खंड का स्थानांतरण दूसरी कोशिका में जीवाणुभोजी के माध्यम से संपन्न होती है, ओके। मतलब सीधी बात है, जीवाणुभोजी किसकी तरह कार्य करता है भाई, वेक्टर की तरह कार्य करता है, ओके। मतलब यही पॉइंट है आपका, है ना, कि इसमें जीन अथवा डीएनए खंड का स्थानांतरण दूसरे कोशिका में जीवाणुभोजी मतलब एक्चुअली में ये क्या है, जो जीवाणु को भक्षण करता है उसको बोलते हैं हम लोग जीवाणुभोजी। मतलब हमारे पास जो पुनर्योजित डीएनए है उसको किसी दूसरे कोशिका में ले जाना है, तो इसको ले जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पहले तो वेक्टर है, वेक्टर मतलब ये वेक्टर है, वाहक है ले जाने वाला, ठीक है। और इसी में कौन जुड़ा हुआ है, अपना वांछित डीएनए, तो ये वाहक है, ये ले जाता है पूरा। ले जाने के बाद इसको अंदर डालना है। अब इस जगह कौन डालने का कार्य करेगा, तो आपका जीवाणुभोजी करेगा, जीवाणुभोजी करके इसको अंदर ले जाने का कार्य करेगा, ठीक है। तो इस तरह से पुनर्योजित डीएनए का पोषक कोशिका में स्थानांतरण हो सकता है। चलिए, ये आपका चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पाँचवा पॉइंट क्लियर कर देते हैं। पाँचवा पॉइंट आपका है रूपांतरित पोषक कोशिकाओं की पहचान। अब हम लोग किसी कोशिका को, यहाँ से कोशिका से डीएनए निकालें, उसको वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ें, ठीक है। जोड़ने के बाद हमको पुनर्योजित डीएनए प्राप्त हुआ, उस पुनर्योजित डीएनए को किसी दूसरे कोशिका में ले गए, ये तो सब जान गए, है ना। अब वहाँ जो ले गए हैं वो अगर अपना प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, तभी हमारा जो कार्य वो संपन्न हुआ। उसी को बोला जा रहा है कि रूपांतरित पोषक कोशिका की पहचान करना। तो इसके अंदर जो पोषक, इसको पोषक कोशिका बोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो जाएगा, जो हम लोग डीएनए ले जा रहे हैं, वो अगर विकसित होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग रूपांतरित पोषक कोशिका। इसमें जो जाएगा उसको बोलेंगे रूपांतरित पोषक कोशिका। मतलब कहा जाए कि ये पूरा का पूरा पोषक कोशिका वो अलग हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रूपांतरित पोषक कोशिका। चलिए, तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी में किए गए प्रयोग की सफलता इन बातों पर निर्भर करती है कि स्थानांतरित बाहरी जीन पोषक कोशिका में अपने आप को व्यक्त करता है अथवा नहीं, ठीक है। अतः रूपांतरित पोषक कोशिकाओं की पहचान आवश्यक होती है। यह बाहरी जीन द्वारा उत्पादित पदार्थ की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। मतलब यहाँ से कोई जीन जाता है, जो जीन जाता है बाहरी जीन है, वो अंदर जाकर
कोई उत्पादन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमारा जो क्रिया है वो सक्सेस हो गया। मतलब यही बोला जा रहा है कि अतः रूपांतरित पोषक कोशिकाओं की पहचान आवश्यक होती है। यह बाहरी जीन द्वारा उत्पादित, जो बाहर से जीन हम लोग भेजने वाले हैं, उस जीन के द्वारा उत्पादित पदार्थ की उपलब्धि के आधार पर किया जाता है। मतलब रूपांतरित पोषक कोशिका की पहचान कैसे करेंगे कि बाहर से जो जीन गया है वो अगर उत्पादन कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पोषक कोशिका है रूपांतरण हो रही है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा जो चरण है वो है आपका डीएनए पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की जो चरण है वो कंप्लीट हो गई। क्लियर हो गई आपको। यही पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि थर्मल एम्बेटिकरण, इसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। थर्मस एम्बेटिकरण क्या है? यह एक जीवाणु होता है। ओके, यह एक जीवाणु होता है जो अत्यधिक ऊंचे तापक्रम वाले गर्म पानी के स्रोत हेतु अनुकूलित होते हैं, है ना। अत्यधिक गर्म ऊंचे तापक्रम वाले गर्म पानी के स्रोत हेतु क्या होते हैं? ये अनुकूलित होते हैं ये। अतः इसमें पाई जाने वाली डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अधिक तापक्रम पर भी कार्य करने में दक्ष होते हैं। इसे टैक पॉलीमरेज कहते हैं अथवा इसका उपयोग पीसीआर में किया जाता है। मतलब ये जो जीवाणु है इसका यूज़ पीसीआर में कहता है। पीसीआर भी मैं बताऊंगा आगे, है ना। ओके, तो यहाँ तक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट पढ़ लीजिएगा, है ना, कि यह एक जीवाणु होता है जो कि अत्यधिक उच्च तापक्रम, मतलब ऐसा जीवाणु होते हैं जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, अभी हम लोग जो पढ़ना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें यूज़ किया जाता है ये जीवाणु है। ओके, इस तरह से ये आपका क्लियर हो गया क्या डीएनए में पुनर्योगज डीएनए के चरण। अब थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको वांछित जीन या डीएनए की खंड प्राप्त करना, तो यह खंड प्राप्त किए थे हम लोग, है ना। अब वहीं पर मैंने बताया था पीसीआर क्या है। तो पीसीआर एक ऐसा तकनीक है जिसके माध्यम से जो पोषक ये कोशिका हमको वांछित डीएनए जो प्राप्त किए उसको हम लोग थोड़ा सा प्रवर्धित करेंगे। उस तकनीक के बारे में बताना चाह रहा हूँ, है ना। चलिए, तो पीसीआर तकनीक क्या है, क्वेश्चन बनता है, या पीसीआर के चरण को समझाइए। ये जो वांछित डीएनए के प्रवर्धन की प्रक्रिया, जो वांछित डीएनए हम लोग जो प्राप्त करते हैं तो किस तरह से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, उसमें तो पॉइंट में क्या बताया गया था, केवल नॉर्मल इतना बताया गया था कि हम लोग वांछित डीएनए प्राप्त करते हैं। ओके, लेकिन कैसे प्राप्त करते हैं, उसको कैसे तोड़ते हैं, कैसे निकाला जाता है, कैसे प्रसार होता है, वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो वांछित डीएनए है उसका हम लोग प्रवर्धन कराएंगे थोड़ा से। ओके, चलिए, तो पहला पॉइंट आता है आपका डीएनए विकृतीकरण। क्या आता है? डीएनए विकृतीकरण। कैसे विकृतीकरण होता है देखिए हम लोग, है ना, कि वांछित डीएनए को, जो वांछित डीएनए को हम लोग क्रिया करवा रहे हैं ना, तो वांछित डीएनए को 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। जो वांछित डीएनए है उसको कितने, 90 नहीं 94 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म करते हैं। फलस्वरूप दोनों सूत्रों के बीच स्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, है ना। जो दोनों बंध के बीच जो हाइड्रोजन बंध है, जब आप लोग जानते हो कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन वगैरह सब रहता है ना। एडेनिन है वो थायमिन से जुड़ा हुआ रहता है, ये जानते हो, और साइटोसिन है वो ग्वानिन से जुड़ा रहता है। तो उसमें जो बॉन्डिंग रहता है, बॉन्ड रहता है, बॉन्ड, है ना, ठीक है, वो बॉन्ड टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? ये जो जुड़ा हुआ है इन दोनों को तोड़ना है तो किसके माध्यम तोड़ते हैं, इसको गर्म करते हैं तब टूट जाता है। तो वांछित डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। फलस्वरूप दो सूत्रों के बीच स्थित, दो सूत्रों के बीच स्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन बंध क्या हो गया, टूट जाते हैं ना, तथा दोनों श्रृंखलाएं पृथक होकर और सांचे की तरह कार्य करते हैं। आप सांचे की तरह इसमें एक और कुछ भर सकते हैं, सांचे की तरह क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो ये बोला जा रहा है डीएनए विकृतीकरण, है ना। तो वांछित डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। फलस्वरूप दो सूत्रों के बीच स्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीआर, ठीक है। तथा दोनों श्रृंखलाएं पृथक हो जाती है और सांचे की तरह क्या करते हैं, कार्य करने लगते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट चलता है आपका तपानुशीलन। अब माध्यम का तापमान है लगभग 54 डिग्री सेल्सियस करते हैं, 54 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। फलतः प्राइमर टेम्पलेट के, फलतः जो प्राइमर है, ठीक है, प्राइमर है वो क्या करता है, टेम्पलेट के जो डीएनए टेम्पलेट है उस टेम्पलेट के 3 डेज सिरे पर जुड़ जाते हैं। अच्छा, इसको मैं 5 डेज, इसको 3 डेज बनाया, इसको 5 डेज, इसको 3 डेज बनाता हूँ। तो यहाँ पर जाकर वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। ओके, इसको हम लोग 3 डेज 5 डेज मान लेते हैं, 3 डेज 5 डेज। ओके, चलिए, तो अब माध्यम का तापमान लगभग 54 डिग्री सेल्सियस कहता है। फलतः प्राइमर है ना टेम्पलेट के 3 डेज सिरे पर जुड़ जाते हैं। इसके छोटे परिपूरक द्विश्रृंखलित डीएनए पर
इसके जो छोटे परिपूरक है द्विशृंखलित क्लियर हो गया, द्विशृंखलित है ना। इस छोटे परिपूरक श्रृंखलित, ये देखिए ये मुख्य है, इसका परिपूरक ये हो गया 3 डेज 5 डेज। यही तो बताया जा रहा है कि फलतः प्राइमर है, ये जो प्राइमर है वहाँ टेम्पलेट के डीएनए टेम्पलेट बोलेंगे इसको ना, इसको डीएनए टेम्पलेट बोलेंगे, ठीक है। उस टेम्पलेट के 3 डेज सिरे पर जुड़ते हैं। तो इसका 3 डेज कौन सा है, 5 डेज 3 डेज ये है, तो 3 डेज सिरे पर जुड़ा। इसका देखें तो ये 3 डेज है, ये 5 डेज है, तो इधर भी एक जोड़ देते हैं हम लोग इधर 3 डेज 5 डेज में, ठीक है। इसको ही हम लोग मानेंगे, तो यदि हम लोग ये 3 है तो ये 5 मानेंगे, 5 डेज 3 डेज, मतलब 3 डेज में जोड़ना है हम लोग, ये इधर का 3 डेज इसका 3 डेज है ना। तो अब माध्यम का तापमान लगभग 54 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। फलतः प्राइमर है, वहाँ प्राइमर, ये जो प्राइमर है, ठीक है, वहाँ टेम्पलेट के 3 डेज सिरे पर जुड़ जाते हैं, 3 डेज सिरे पर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इस छोटे परिपूरक द्विशृंखलित, यहाँ पर वर्ड को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, द्विशृंखलित है ये, है ना, तो द्विशृंखलित, ओके। इस छोटे परिपूरक द्विशृंखलित, ये जो छोटा परिपूरक, इसका परिपूरक ये है, इसका परिपूरक ये है, तो ये छोटे परिपूरक बोलेंगे, है ना। तो इस छोटे परिपूरक द्विशृंखलित डीएनए पर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, मतलब यहीं पर जुड़ता है पूरा डीएनए पॉलीमरेज, है ना। और सांचे के परिपूरक न्यूक्लियोटाइड से जोड़ते जाते हैं, है ना। अब यहाँ ये जो टेम्पलेट है, ये डीएनए का टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट में कौन है, प्राइमर है। और प्राइमर के साथ क्या होता है, इस छोटे परिपूरक, ये जो छोटा परिपूरक है ना, इस छोटे परिपूरक द्विशृंखलित डीएनए पर, द्विशृंखलित हो गया ना, पहले एकल श्रृंखलित था, अब द्विशृंखलित हो गया, ये दोनों जुड़ गया, तो द्विशृंखलित डीएनए पर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। मतलब यहाँ पर लिख देना है आपने को, डीएनए पॉलीमरेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड भी जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज बस जोड़ना है, एडिंग करना है, ठीक है। तब इसमें जुड़ जाता है ये डीएनए पॉलीमरेज पूरा, है ना। और पूरा क्या करता जाता है, ये श्रृंखला का निर्माण करते जाता है। मतलब ये देखिए, ये इसके साथ जुड़ता है तो पूरा ऐसे बढ़ते जाता है। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और इसको पूरा इसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, ये नया बनते जाता है, नया श्रृंखला बनती जाती है, ठीक है। ऐसे, सॉरी इसमें नहीं, ये वाले में श्रृंखला बनती जाती है ना। चलिए, तो डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और सांचे के परिपूरक न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो परिपूरक न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब जैसे कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसे कि इस यहाँ से शुरू करते हैं, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन जो भी होगा, है ना। तो क्या होगा कि ये इसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी मैंने बताया कि यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके साथ ये जुड़ रहा है। तो क्यों जुड़ रहा होगा कि एडेनिन होगा तो यहाँ से कौन जुड़ रहा होगा, उसका थायमिन जुड़ रहा होगा। ग्वानिन है तो इसके साथ कौन जुड़ रहा होगा, साइटोसिन जुड़ रहा होगा। अगर साइटोसिन है तो यहाँ क्या जुड़ा होगा, ज्ञान। तो इधर से जो उसका परिपूरक है, जैसे कि ये एडेनिन का पूरक कौन है भाई, थायमिन है। साइटोसिन का पूरक कौन है, ग्वानिन है। मतलब ये इसका पूरक है, वही बोला जा रहा है कि परिपूरक, है ना। कि जब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज भी ऐड होती है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज देखिए, यहाँ ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, दूसरे चरण में ये दोनों हो गया, है ना, ठीक है। ये अभी तीसरा चरण यहाँ पर है, तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पर जुड़ जाती है, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जुड़ जाती है, तो ये सांचा है, ये पूरा सांचा है, यहाँ पर भी जुड़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज, इधर भी दोनों तरफ जुड़ेगा ना, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ प्राइमर है ना, यहाँ पर प्राइमर है, यहाँ पर प्राइमर आरंभक बोलते हैं इसको, ठीक है। आरंभक एक प्रकार से, है ना, प्राइम करने वाला। तो यहाँ पर कौन जुड़ा, डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर कौन जुड़ा, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये जो सांचा है, ये डीएनए का जो सांचा है, उस सांचे में जो परिपूरक है इसका, जैसे कि ये इधर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन है, तो इसका परिपूरक इधर जुड़ता जाएगा ऐसे। इसमें इधर एडेनिन, ग्वानिन है, इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि ये वाला लकीर है, ये वाला लकीर, इसको ऐसे बना दिया मैंने और यहाँ पर लिख दिया मैंने एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन वगैरह वगैरह, ठीक है। ये अब इसके नीचे में कौन है, यहाँ पर कौन जुड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज। और कौन है, प्राइमर भी है, या शुरुआत यहाँ पर प्राइमर है, तो डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। तब क्या करता है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ गया। चलो, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, इसका जो पूरक है, जैसे एडेनिन का पूरक कौन है, थायमिन है, ग्वानिन का पूरक है साइटोसिन, साइटोसिन का पूरक है ग्वानिन, थायमिन का पूरक है एडेनिन, है ना। तो इन सबको जोड़ता जाता है, जैसे थायमिन, साइटोसिन,
ग्वानिन, एडेनिन ऐसे जोड़ जाता है ये डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। और सांचे के परिपूरक न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं, मतलब ये जो सांचा है इसका परिपूरक, देखिए एडेनिन का परिपूरक थायमिन है, उसी तरह ये लाइन हो गया, ये ऊपर वाला लाइन हो गया। अब नीचे लाइन में क्या रहेगा, नीचे लाइन में भी कैसे एडेनिन ग्वानिन जो भी है, ठीक, उसके परिपूरक क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। ओके, यही बताया जा रहा है आपको, है ना। आगे आता है प्रसार, तीसरा नंबर का पॉइंट आता है प्रसार। अब माध्यम का तापमान बढ़ाकर 72 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। चलिए यहाँ पर तीसरा है 72 डिग्री सेल्सियस किया जाता है, क्योंकि उपरोक्त एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है वहाँ 72 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही कार्य करने के लिए अनुकूलित होते हैं, ये कार्य करना शुरू करेगा, है ना। अब पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए श्रृंखलाएं संश्लेषित करते जाता है तथा ये टेम्पलेट भी परिपूरक होते हैं। मतलब सीधी सी ये है कि पूरा का पूरा प्रक्रिया मैंने आपको पहले से ही बता रखी है। क्या होता है कि एक जुड़ गया, कौन जुड़ गया, डीएनए पॉलीमरेज, मतलब ये वाला जो पढ़ रहे हैं उसको मैंने पहले बता दी, कैसे बता दी कि जो डीएनए पॉलीमरेज जुड़ गया, अब यही डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, कार्य करेगा और इसके परिपूरक न्यूक्लियोटाइड्स को, अर्थात न्यूक्लियोटाइड जितने भी है नाइट्रोजन क्षारक उसको क्या करेगा, जोड़ता रहेगा। यही इस चीज़ में बताया जा रहा है कि अब माध्यम का तापमान बढ़ाकर, इस माध्यम का तापमान इसको बढ़ाकर 72 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, क्योंकि उपरोक्त एंजाइम, यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज दिया गया है ना, उपरोक्त एंजाइम है ना 72 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही कार्य करने के लिए अनुकूलित होते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज है ना। अब पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए श्रृंखला संश्लेषित करता है, मतलब यही डीएनए श्रृंखला संश्लेषित करता है, मतलब ये एडेनिन है, ग्वानिन, साइटोसिन, इसके साथ कौन जुड़ता है, एडेनिन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन। तो ये सब कहाँ से आता है भाई, यही जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए श्रृंखला संश्लेषित करती जाती है, एडेनिन के साथ थायमिन को जोड़ती जाती है, ठीक है। और ये टेम्पलेट के परिपूरक होते हैं, मतलब ये जो टेम्पलेट है, डीएनए टेम्पलेट है, उसके क्या होते हैं, परिपूरक होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और बताता हूँ, यहाँ पर समझ आएगा आपको। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ओके। अब ये एक श्रृंखला हो गया, ऊपर का श्रृंखला हो गया, और ये नीचे श्रृंखला बनाया था मैं, ये कोई श्रृंखला बना दिया मैंने, ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि अब माध्यम का तापमान बढ़ाकर 72 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, और क्योंकि उपरोक्त एंजाइम, यहाँ पर हम लोग क्या पॉइंट प्राप्त हुआ था, हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ था डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर था, ठीक है। अब क्या होता है कि अब माध्यम का तापमान 72 डिग्री सेल्सियस करता है, क्यों, क्योंकि उपरोक्त एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज वहाँ 72 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही कार्य करने के लिए अनुकूलित है। अब पॉलीमरेज एंजाइम, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वहाँ डीएनए श्रृंखला संश्लेषित करता है, मतलब ये थायमिन को क्या चाहिए भाई, थायमिन को चाहिए एडेनिन, तो एडेनिन का संश्लेषण करेगा, और साइटोसिन को ग्वानिन चाहिए, ग्वानिन को साइटोसिन चाहिए, एडेनिन को थायमिन चाहिए, मतलब ये इसका श्रृंखला बना रहा है, ये है ना। तथा ये जो टेम्पलेट है ना, ठीक है, के परिपूरक होते हैं, मतलब ये जो डीएनए टेम्पलेट है उसके परिपूरक, एडेनिन का परिपूरक थायमिन, ग्वानिन का परिपूरक साइटोसिन, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब इसका बनाना है ये अलग का, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज इधर भी जुड़ा होगा, तो इधर भी क्या करेगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, थोड़ा सा नीचे हम कर देता हूँ इसको, है ना। हाँ चलिए, यहाँ पर बनाना चाहिए था अपने को, यहाँ टी के जस्ट ऊपर बनाना चाहिए था, मैं मगर मैं नीचे में बना रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज है, अब डीएनए पॉलीमरेज डीएनए श्रृंखला संश्लेषित करता है, मतलब एडेनिन के लिए संश्लेषित करना है तो क्या करेगा, एक यहाँ पर एक श्रृंखला बनाएगा ना, तो उस श्रृंखला में क्या क्या बनेगा, एडेनिन के साथ कौन बनेगा, थायमिन बनेगा, ग्वानिन के साथ कौन जुड़ने वाला है, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन, तो ये एक श्रृंखला फिर बन गया नया, मतलब ये नया डीएनए श्रृंखला संश्लेषित करते जाता है, ओके। ये आपका डीएनए पीसीआर तकनीकी, मतलब इसमें जो वांछित डीएनए प्राप्त है उसका प्रवर्धन कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक प्रकार से उसको पाल कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका पीसीआर तकनीक, क्लियर हो गई। चलिए आगे लास्ट टॉपिक है आपका बायोरिएक्टर क्या है ना। तो बायोरिएक्टर एक बड़े बर्तन के समान होता है ना। थोड़ा चित्र ही बना देता हूँ और दिखा देता हूँ आपको कि बायोरिएक्टर है क्या। तो बायोरिएक्टर एक बड़े बर्तन के समान होता है जो कोशिकाओं या सूक्ष्म जीवों के संवर्धन हेतु अनुकूलतम परिस्थितियाँ उपलब्ध कराकर अधिक मात्रा में वांछित उत्पाद प्राप्त करने में सहायक होता है। मतलब ये अपने पास ऐसा एक बड़ा पात्र होता है जिसको हम लोग बायोरिएक्टर कहते हैं। इसका पूरा चित्र आप लास्ट में क्लियर करवा दूंगा आपको, है ना। चलिए ये देखिए, ये आपका चित्र बायोरिएक्टर का है ना। ये इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना लीजिएगा,
ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। बायोरिएक्टर एक बड़े बर्तन के समान होता है, एक बड़े बर्तन के समान होता है जो कोशिकाओं का सूक्ष्मजीवों के संवर्धन हेतु अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराकर अधिक मात्रा में वांछित उत्पाद प्राप्त करने में सहायक होता है। इसमें एक विडोलक होता है, मतलब इसमें एक विडोलक होता है ऐसे, ठीक है, जो जैसे मिक्सी देखेंगे, मिक्सी में बीच में विडोलक होता है जो सबको मिलाने का कार्य करता है, उसे विडोलक बोलते हैं ना। तो इसमें एक विडोलक होता है जो पोषक पदार्थ, लवण, विटामिन एवं हार्मोन्स को मिलाने का कार्य करता है। अगर कोशिकाएं वायु की उपस्थिति में बेहतर वृद्धि करती है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नियमित रखी जाती है। अगर वायु की उपस्थिति में बेहतर वृद्धि कर रही है ना तो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो नियमित रखी जाती है, ज़्यादा एकदम सीमित रखी जाती है ना। ताप, पीएच एवं आग नियंत्रण हेतु व्यवस्था होती है, मतलब ये जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर पीएच नियंत्रण के उपकरण लगे होते हैं, मतलब यही से हमको क्षार पीएच नियंत्रण हेतु यहाँ पर एक जगह दी जाती है ना। तो यहाँ ताप, पीएच एवं आग नियंत्रण हेतु व्यवस्था होती है। समय समय पर संवर्धन की थोड़ी मात्रा का निष्कासन भी किया जा सकता है, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में निष्कासन भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। निष्कासन मतलब बाहर करना इसको यहाँ से समय पड़ने पर ना, ठीक है। समय समय पर संवर्धन की थोड़ी सी मात्रा का निष्कासन भी किया जा सकता है, बाहर किया भी जा सकता है इसको, ओके। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक है, ये चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गई। इसमें एक टॉपिक और आती है प्रतिकृतियन का उद्भव, अर्थात ORI, ओरी क्या है। आपका क्वेश्चन ये बनता है ओरी क्या है, तो यहाँ पर लिखा है, उसको क्लियर लिख लीजिए। समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, ओके। इसको आप समझ लीजिए।